आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विशाल डिजिटल आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में भारतीय इंटरनेट जगत में सच में तहलका मचा दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे हास्य, व्यंग्य और इंटरनेट की ताकत एक साथ मिलकर एक बिल्कुल नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर सकते हैं। इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए हम सीधे उन घटनाओं और डेटा पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस डिजिटल लहर को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखी कॉकरोच क्रांति के सफर पर चलते हैं। पहली बार में कॉकरोच जनता पार्टी या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी का ये नाम शायद किसी मजाक या चुटकुले जैसा लग सकता है, लेकिन नाम सुनने में जितना अजीब है, इंटरनेट पर इसका असर उतना ही वास्तविक और गहरा रहा है। देखिए, ये कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचित्र डिजिटल समूह है जिसने देखते ही देखते लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन। भाई, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। सीजेपी ने लॉन्च होने के महज कुछ ही दिनों के भीतर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने फॉलोअर्स जुटा लिए। इस आंकड़े की रफ्तार और इसका पैमाना दोनों ही अपने आप में विस्फोटक हैं। हम यहाँ इंटरनेट के किसी आम वायरल ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे कहीं आगे की चीज है। इस वायरल लहर की असल विशालता को समझने के लिए ये तुलनात्मक चार्ट काफी अहम है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि सीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या ने भारत की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के आंकड़ों को भी पार कर लिया। ध्यान दें, ये आंकड़ा किसी भी दल के समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट पर इस नई लहर ने कितनी अविश्वसनीय तेजी से अपनी जगह बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1 से, विद्रोह की चिंगारी। आखिर इस पूरी घटना की शुरुआत हुई कहां से? इसके लिए हमें 15 मई की घटनाओं पर वापस जाना होगा। जाहिर है, इतनी बड़ी डिजिटल आग बिना किसी चिंगारी के तो नहीं भड़कती। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारी और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर एक सुनवाई चल रही थी, और उसी दौरान मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कुछ युवाओं को संबोधित करते हुए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये टिप्पणी तुरंत ही अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में छा गई, और हजारों लाखों युवाओं को लगा कि ये सीधे उनके आत्मसम्मान पे प्रहार है। अब इतने बड़े पैमाने पर फैले गुस्से और आक्रोश को किसी न किसी दिशा की तो जरूरत थी ही, और ठीक यही एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत ने इस सामूहिक पीड़ा को समझा और उस गुस्से को एक व्यंग्यात्मक हथियार में बदल दिया। उन्होंने ही इस कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी ताकि युवाओं की आवाज को एक बिल्कुल अलग और अनोखे मंच के जरिए उठाया जा सके। हालांकि यहाँ पूरी तस्वीर देखना और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विवाद काफी बढ़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश की ओर से ये स्पष्टीकरण भी आया कि उनकी वे टिप्पणियां सभी युवाओं के लिए नहीं, बल्कि केवल फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में थी। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। जनता का गुस्सा पहले ही संगठित होकर एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप ले चुका था, और इस स्पष्टीकरण के बावजूद भी वो लहर शांत नहीं हुई। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, एक डिजिटल क्रांति। कुछ ही समय में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि सीजेपी का ये उभार अब महज एक गुजरता हुआ इंटरनेट मीम नहीं रह गया है। विश्लेषकों का भी यही मानना है कि अचानक आया वायरल तूफान असल में सालों से दबाए गए एक गहरे असंतोष का सीधा प्रतिबिंब है। युवा बेरोजगारी, आर्थिक संघर्ष और सिस्टम द्वारा अनसुना किए जाने की जो एक पीड़ा थी ना, उसे इस घटना ने मानो एक निकास दे दिया हो। ये सिर्फ कुछ शब्दों पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ये अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति पर हताशा थी जिसका सामना युवा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र। इस पूरी मूवमेंट के बारे में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इसके मूल में व्यंग्यात्मक प्रतिरोध यानी सैटायरिकल रेजिस्टेंस है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि सीजेपी किसी भी चुनाव आयोग में एक रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में दर्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनका मकसद चुनाव लड़ना है ही नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों और विफलताओं को उजागर करने के लिए मजाक, हास्य और व्यंग्य को एक वैध और मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। अगर हम इनके इस व्यंग्यात्मक घोषणापत्र के मुख्य स्तंभों पर नजर डालें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। पहला, इनकी सदस्यता।
इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनका मुख्य वोट बैंक वही युवा हैं जो बेरोजगार हैं या सिस्टम से उपेक्षित महसूस करते हैं। दूसरा, इनका एजेंडा हास्य के माध्यम से शिक्षा प्रणाली और सरकारी तंत्र की विफलता पर कड़े सवाल खड़े करना। और तीसरा, इनका सबसे शक्तिशाली हथियार, इनका प्रतीकात्मक। और ये प्रतीकात्मकवाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है कि इन्होंने यही नाम क्यों चुना। कॉकरोच शब्द, जिसे एक अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसे इन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसका गहरा अर्थ ये है कि कॉकरोच धरती पर हर तरह की विषम से विषम परिस्थिति में भी जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। इस पार्टी के अनुसार भारत का युवा भी ठीक वैसा ही है, जो आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और हर तरह के संघर्ष के बावजूद अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई हर रोज लड़ रहा है। ये वाकई एक बेहद शक्तिशाली रूपक है। अब बात करते हैं भाग 4 की, जेन ज़ी या जेन ज़ी की जागृति। इस पूरे घटनाक्रम ने हमारा ध्यान एक बहुत बड़े पीढ़ीगत बदलाव की ओर खींचा है, जो राजनीति को देखने और उसमें हिस्सा लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो पारंपरिक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हमेशा सड़कों पर ही होते थे, बड़ी बड़ी रैलियां, नारेबाजी, हड़तालें। लेकिन आज की पीढ़ी, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। उनका विरोध डिजिटल रैलियों, मीम्स और व्यंग्यात्मक अभियानों के रूप में सामने आता है। ये एक तरह का मीम वॉरफेयर है, जो बिना सड़क पर उतरे ही सीधे सत्ता के गलियारों तक अपनी गूंज बड़ी आसानी से पहुंचा देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, केवल एक ट्रेंड या राजनीतिक बदलाव। इस पूरी डिजिटल बगावत के आगे चलकर क्या परिणाम हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस पीढ़ी ने गंभीर और डराने वाली राजनीति के नकाब को उतार फेंका है। वो सिस्टम से डरने या उसके सामने झुकने के बजाय बिल्कुल बेखौफ होकर उसके सामने एक व्यंग्य का आईना रख रहे हैं। व्यवस्था का मजाक उड़ाना और उसे हास्य के कटघरे में खड़ा करना, ये इस नई पीढ़ी का सबसे कारगर तरीका बन गया है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उभरकर सामने आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की दुनिया का महज एक गुजरता हुआ ट्रेंड साबित होगी, या फिर हम डिजिटल लोकतंत्र के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? क्या आने वाले भविष्य में राजनीतिक सहभागिता हमेशा के लिए ऐसे ही व्यंग्यात्मक और डिजिटल रूपों में बदल जाएगी? खैर, इस सवाल का सटीक जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस डिजिटल प्रतिरोध ने हमारे राजनीति को देखने का नजरिया जरूर बदल दिया है, और ये आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से एक गहरे मंथन का विषय है।